तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 150 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्वी जो होता है वहां पर इस बात को समझ लेता है कि आगे अपने फ्यूचर को देखने के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि हम लोग खुद अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सोल्वी भी वहीं पर खड़ा होता है किसी के साथ साइड के ऊपर से ताइरंग मां निकल कर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर किन सोचों में गुम हो हमारे यूनिट लीडर। तो हमारा जो सोल्वी होता है उसे देखने के बाद काफी हैरान होता है कि ताइरंग मां वाकई में वहां पर आ जाता है और उसे आकर यूनिट कमांडर कहकर पुकारता है। इसका मतलब शायद कि ताइरंग मां ने फैसला कर लिया है कि वो उसका सबऑर्डिनेट बनने को तैयार है और साथ ही उसका जूनियर वाइस कमांडर बनने को तैयार है। तो सोल्वी से कहता है तो वाइस कमांडर तुम्हें यहाँ पर वेलकम कहते हैं। तो उसी के साथ ही वहां पर रात गुजरती है। सुबह के वक्त में सोल्वी उठता है और वहां पर अपने पूरे रूम को चेक करता है और कहता है कि मैंने अपने पूरे रूम को चेक कर लिया लेकिन इस रूम के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं यूज कर सकूं। जैसे कि मेरे प्रीवियस रूम के अंदर बॉक्स पड़ा हुआ था जिसके अंदर मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की बुक्स को मर्ज कर सकता था या फिर कहीं पर सेव पॉइंट क्रिएट किए जा सकते थे या फिर कुछ स्पेशल मार्शल आर्ट्स हो सकती थी, लेकिन इस पूरे रूम के अंदर तो कुछ भी नहीं है। लगता है कि जहां पर बिना टर्न बेस्ड फाइटिंग और जहां पर सिमुलेशन मोड के अलावा तो मैं जहां पर कुछ भी चेक नहीं कर सकता। फिर साथ ही वो कहता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जबकि मेरी यहाँ पर करंट लाइफ स्टार्ट हुई है जिसमें यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना है तो फिर मुझे सिस्टम के ऊपर रिलाई करना कम करना होगा। मैं यहाँ पर अपनी किस्मत का फैसला खुद करूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा सोल्वी तैयार होकर नीचे आता है तो वहां पर एक एल्डर सामने खड़े होते हैं। तो हमारा सोल्वी उस एल्डर को देखता है और उसे कहता है कि सर आप कौन है। तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर ऑल नोइंग स्कॉलर कहा जाता है जिसे सब पता है। पता नहीं मुझे यहाँ पर जिस स्कॉलर का टाइटल क्यों दिया गया कि जिसे सब पता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे डिजर्व नहीं करता। यहाँ पर जितने भी तुम्हारे पास नए कमांडर्स हैं उन सभी की ट्रेनिंग का इंचार्ज मैं हूँ, स्पेशली यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग का इंचार्ज मैं हूँ ताकि तुम्हारे जैसे सीक्रेट वॉरियर्स को यहाँ पर तैयार कर सकूँ। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि क्या वाकई में सारी की सारी हमारी इंटायर सेलेस्टियल अफेयर यूनिट को ही संभालेंगे। तो वो कहता है नहीं, हर एक वॉरियर को अलग अलग यहाँ पर इंस्ट्रक्टर दिया जाएगा ताकि वो यहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअल अपनी ट्रेनिंग कर सकें। हर एक को यहाँ पर उसका इंस्ट्रक्टर मिल चुका है, वो सभी लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाला हूं ताकि तुम यहाँ पर सारी चीजों के साथ फैमिलाइज हो जाओ। और साथ ही वो अपने पास उसे एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, तुम्हारे कौन कौन से साथी को कौन कौन सा इंस्ट्रक्टर दिया गया और साथ ही यहाँ पर बाकी की डिटेल्स भी इसके अंदर हैं। अब मेरे साथ आ जाओ, बाकी हम लोग माउंटेन के ऊपर जाकर बात करेंगे। तो एल्डर उसे अपने साथ लेकर वहां पर माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं जहां पर उन्होंने अपना तंबू भी लगा रखा होता है। तो वो उसे कहता है कि आप बैठ जाओ। वहां पर हमारा सोल्वी जो होता है पत्थर पर बैठ जाता है और उनसे कहता है आपने यहाँ पर एक टेंट लगा रखा है, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर इसी जगह के ऊपर रहते हैं, तो क्या आप हर रोज यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर आते हैं। तो वो उसे कहता है कि इन बातों को छोड़ो कमांडर, आप मुझे एक बात बताओ। बात में पता है कि यहाँ पर चोनमा के 4 डिसाइपल्स हैं, लेकिन उन चारों डिसाइपल्स के अंदर ये पावर स्ट्रगल क्यों हो रही है, जबकि ये बात सभी को पता है कि सालमा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सालमा के यहाँ पर चोनमा के सक्सेसर बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि डिमोनिक कल्ट के अंदर ये तो एक आम सी बात है क्योंकि यहाँ पर चोनमा ने इस बात को अनाउंस किया था कि वो अपने चारों डिसाइपल्स में से किसी एक को यहाँ पर सक्सेसर बनाएगा। हालांकि ये बात सभी को पता है कि सालमा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है लेकिन बाकी के दोनों इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहते। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऑफिशियली कम से कम जब यहाँ पर चोनमा ने इस बात को अनाउंस किया था। सोल्वी कहता है क्या इसके अलावा भी यहाँ पर कोई बात है जो आप बताना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर सच्ची बताऊं तो ये जो फाइट थी ये यहाँ पर काफी पहले स्टार्ट हो गई थी। जब यहाँ पर सालमा ने अपनी पावर्स को गैदर किया था उसके बाद यहाँ पर माहू को लाया गया था, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सालमा की पावर लेवल्स उस लाइक हो चुकी है कि जब उसे यहाँ पर एक लीडर बना दिया जाए, उसे यहाँ पर चनिया चोरमा डिमन कल्ट लीडर बना दिया जाए। यहाँ तक कि सालमा जब यहाँ पर अकेला था, जब वो यहाँ पर कल्ट लीडर का अकेला डिसाइपल था, उसकी पावर लेवल उस लेवल तक बढ़ चुकी थी कि बहुत सारे लोग उसे फॉलो करना चाहते थे। उसे यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स और बहुत सारे दूसरे वॉरियर्स की सपोर्ट हासिल थी, सभी लोगों ने इसके सामने घुटने झुका दिए थे। लेकिन तब क्या हुआ, जब यहाँ पर पहले डिसाइपल के साथ साथ दूसरा डिसाइपल आ गया, जब माहू को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया दूसरे डिसाइपल के तौर पर, और ऐसे लोग ऐसी फोर्सेस जिनको सालमा को लगे कि वो कमजोर थे, सालमा ने उनको निकाल दिया और वो सारे जो थे वो उन्होंने आकर माहू को ज्वाइन कर दिया। यानी कि वहां पर पावर स्ट्रगल जो थी वो यहाँ पर 2 में बांट गई। यानी कि एक तरफ अगर यहाँ पर सालमा के पास 5% पावर है तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो 3% पावर जिसको उसने निकाल दिया था वो 3% माहू के पास आ गई। इसका मतलब ये था कि पावर जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई और यहाँ पर लोगों के ओपिनियन डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए और माहू यहाँ पर अपनी पावर लेवल्स को बढ़ा रहा था ताकि वो यहाँ पर सक्सेसर बन सके। लेकिन उसके बाद रियल फाइट तब स्टार्ट हुई जब यहाँ पर तीसरी डिसाइपल आर्योंग को लाया गया। हालांकि तीसरी डिसाइपल आर्योंग जो है वो ना तो सालमा से फाइट करके उसे हरा सकती है ना ही माहू से फाइट करके उसे हरा सकती है, लेकिन आर्योंग ने यहाँ पर पावर बैलेंस और पावर स्ट्रगल को ज्यादा बढ़ाया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हर्मिट मास्टर्स, कुछ ऐसे मास्टर्स जो कि पुराने रिटायर्ड मास्टर्स है, डीमन मास्टर्स है, उन्होंने आकर आर्योंग का साथ देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पावर बैलेंस जो थी वो शिफ्ट हो गई। अगर यहाँ पर सालमा के पास 5% पावर थी तो अब उसके पास 3% पावर आ गई, माहू के पास 3% पावर
पावर आ गई और 3% पावर जहां पर आ गई आर्यों के पास, जिसकी वजह से यहाँ पर पावर स्ट्रगल फिर से स्टार्ट हो गई थी और जहां पर इन तीनों की आपस में फाइट होने वाली है। तीनों जहां पर आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि इनमें से कौन जहां पर चोरमा का डिसाइबल बनेगा। सियोल भी कहता है ये तो एक नेचुरल सी बात है कि उसके यहाँ पर 3 डिसाइबल्स और तीनों डिसाइबल्स आपस में यहाँ पर सक्सेसर की पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं और चौथा डिसाइबल उनका गोनमा है जिसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो जहां पर उनके साथ कंपीट कर सके। तो इसी के साथ ही ऑल नोइंग स्कॉलर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं जहां पर अपने दिमाग को यूज करूं तो ये सब कुछ चोरमा का किया धरा है। तो सियोल भी कहता है कि आप जहां पर इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं, चोरमा ऐसा क्यों करेगा कि उसके अपने डिसाइबल जहां पर फाइट करें। तो वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम जहां पर चोरमा के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या तुम्हें नहीं पता कि जहां पर इस तरह से जो पावर स्ट्रगल्स हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ चोरमा की मर्जी से ही हो रही हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा कल्ट लीडर यानी चोरमा जो ऊपर बैठा हुआ है उसे आपके बारे में नहीं पता कि जहां पर क्या हो रहा है, कौन कौन से एल्डर किसकी साइड के ऊपर हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अचानक से यहाँ पर उसके एक डिसाइबल के बाद दूसरा डिसाइबल और फिर तीसरा डिसाइबल और उसके बाद यहाँ पर चौथे डिसाइबल को वो ले आया। उसने यहाँ पर जानबूझ कर आर्यों को दोनों डिसाइबल्स के बीच में प्लेस किया ताकि इस फाइट को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। उसके लिए सब कुछ एक चेस गेम की तरह है जहां पर वो अपने डिसाइबल्स को प्यादों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये सभी लोग आपस में लड़ेंगे मरेंगे और वो सब कुछ ऊपर बैठकर एंजॉय कर रहा है। आर्यों को जानबूझकर उसने हर्मिट मास्टर्स की सपोर्ट दे दी ताकि हर्मिट मास्टर्स जब उसको सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर पावर बैलेंस फिर से बिगड़ेगा। सियोल भी ये बात सुनते उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो आप ये कहना चाहते हैं कि लॉर्ड चोरमा जो कि हमारा कल्ट लीडर है वो एक मैनियाक है जो कि अपने डिसाइबल को यहाँ पर लड़ते हुए मरते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि सभी लोग यहाँ पर एक डेथ गेम खेले। तो ऑल नोइंग एल्डर से कहता है कि क्या तुमने कभी यहाँ पर गू पॉइजन के बनने का मेथड सुना है? क्या तुम्हें पता है गू पॉइजन को कैसे बनाया जाता है? एक जार लिया जाता है जिसके अंदर हर किस्म के इंसेक्ट्स को डाला जाता है जो कि जहरीले होते हैं, जिसमें मेंढक होता है, बिच्छू होता है, सांप होता है, केकड़े होते हैं। इस तरह के जहरीले जानवरों को उसके अंदर डाल दिया जाता है। पहले तो वो सभी सांप जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते, यानी वो सभी जहरीले जानवर अटैक नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जहरीला और उसे मार सकता है। लेकिन फिर जब उन्हें भूख लगती है, यानी कि काफी दिन वहां पर रहने के बाद जब वो भूखे हो जाते हैं वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो एक दूसरे को खाते हैं एंड के ऊपर जो जिंदा बचता है जो सभी को खा जाता है वो जो होता है उसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन निकलता है उसकी पॉइजन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हायर होती है, उसी को गू पॉइजन कहते हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त चोरमा भी यही करना चाहता है। वो चारों डिसाइपल्स को आपस में लड़वाएगा। चारों डिसाइपल्स का लड़ने के बाद जब 3 मर जाएंगे और चौथा बच जाएगा उसे वो अपना सक्सेसर बना देगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लॉर्ड चोरमा के बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो क्या सोचता है क्योंकि लॉर्ड चोरमा इस वक्त उस लेवल के ऊपर है जहां पर उसे एक डीमन गार्ड भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसी वजह से लॉर्ड चोरमा क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं इसके बारे में कोई भी सही से अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जितना हम एल्डर्स ने यहाँ पर अंदाजा लगाया वो यही है कि चारों एल्डर्स चारों डिसाइपल्स को आपस में फाइट करवाई जाएगी और चारों डिसाइपल्स में से जो यहाँ पर एंड के पास जिंदा बचेगा उसे यहाँ पर सक्सेसर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 150 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सियोल को वाकई में यहाँ पर अब एक असैसिनेशन मिशन दिया जाएगा और वो असैसिनेशन मिशन उस बंदे को मारने का दिया जाएगा जिसे हमारा सियोल कब से मारना चाहता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।